ब्रिटिश भारत का समय था। उस समय बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला छपरा जिले का एक छोटा सा गांव सिताब दियारा, जो आज के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आता है। सिताब दियारा गांव का यही है वह मिट्टी का साधारण घर, जहां 11 अक्टूबर 1902 को हरसू दयाल और फूल रानी देवी के आंगन में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। उनका घर घाघरा नदी के किनारे बसा था। यह नदी अक्सर उफान पर आती और गांव को डुबो देती। आखिरकार बार बार की इस तबाही ने परिवार को मजबूर कर दिया कि वे गांव से कुछ किलोमीटर दूर जाकर बस गए, जो आज जयप्रकाश नगर के नाम से जाना जाता है। जब जयप्रकाश मात्र 9 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और पटना के कॉलेजिएट स्कूल में 7वीं कक्षा में प्रवेश लिया। उसके बाद वह पटना में सरस्वती भवन नामक छात्रावास में रहे। इस छात्रावास में जेपी के साथ बिहार के कुछ भावी नेता भी रहे। इन नेताओं में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि शामिल हैं, जो बाद में राजनीति और शिक्षा जगत में प्रसिद्ध हो गए। अक्टूबर 1918 में सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में जयप्रकाश नारायण का विवाह वकील ब्रजकिशोर प्रसाद की बड़ी बेटी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभावती देवी से हुआ। शादी के बाद क्योंकि जयप्रकाश पटना में कार्यरत थे और प्रभावती का वहां रहना कठिन था, महात्मा गांधी ने उन्हें अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में रहने का निमंत्रण दिया और प्रभावती देवी उनके निमंत्रण को स्वीकार कर साबरमती आश्रम में रहने लगी। अक्टूबर 1922 में जेपी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। पैसे की तंगी इतनी थी कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ा। उन्होंने अंगूर तोड़े, कैनिंग फैक्ट्री में फलों की पैकिंग की, रेस्टोरेंट में बर्तन धोए और गैराज में मैकेनिक का काम किया। जयप्रकाश जी चूंकि बलिया के ही रहने वाले थे, बिहार की सीमा पर जो आप देख रहे हैं, आज भी वह जो नदी का इलाका है, हमेशा बाढ़ तूफान आते हैं। तो उस समय एक सामान्य परिवार से थे और अमेरिका पढ़ने गए और अमेरिका में आगे पढ़ाई चालू करना था, परिवार उतना सक्षम नहीं था। तो वह लोग, जो लोग इस टाइप के लोग थे, बहुत सारे ऐसे छात्र जो बाहर पढ़ रहे थे और विशेष करके जयप्रकाश नारायण जी ने जो है होटलों में या दूसरी जगहों पर या बागवानी में, किसानी में अपना समय दे करके और उसे जो मजदूरी प्राप्त होता था, उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। कैलिफोर्निया और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालयों में उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। वहीं उन्हें मार्क्सवाद, समाजवाद और लेनिन के विचारों का गहरा प्रभाव मिला। लेकिन उनके मन में गांधी के सत्य और अहिंसा का बीज भी बराबर पनप रहा था। समाजवाद और गांधीवाद का यह अनोखा संगम आगे उनके जीवन की दिशा बना। गांधी जी सर्वोदय का, सबका हित चाहते थे, सर्वोदय का कल्याण चाहते थे, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है। और जयप्रकाश का भी जो व्यक्तित्व था वो भी सर्वोदय के पक्ष में थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समाज के जो सबसे निचले पावदान पर खड़ा है उस व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया और यही संदेश अपने कार्यकर्ताओं को बस समाज में देते रहे। 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश को आजादी मिली, राष्ट्रीय राजनीति में अवसर और जिम्मेदारियां बहुत थीं। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद, खुद मुख्तार असेंबली होगी। स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और 1948 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने तत्काल सत्ता के आसन पर चढ़कर काम करने के बजाय समाज के जमीनी परिवर्तन पर जोर देने का निर्णय लिया। वो गांधी जी के संपर्क में थे और पहले तो
अमेरिका में जब पढ़ते थे तो बहुत बड़े साम्यवादी नेता थे, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा मालूम होता है। लेकिन जब वो अमेरिका से पढ़ करके आए और उस समय गांधी जी के संपर्क में, सानिध्य में आए, तो जो गांधी जी ने भी अपने जीवन में इतना संघर्ष किया लेकिन कभी सत्ता के पीछे नहीं दौड़े, तो उससे गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के जयप्रकाश नारायण जी भी, ऐसा हमको लगता है कि वो सत्ता से हमेशा दूर रहे और सत्ता अच्छी हो, समाज के हित में हो, आम जनता के लिए हो, इसके लिए हमेशा जीवन पर्यंत प्रयासरत करते रहे। उनका मानना था कि असली बदलाव सत्ता से नहीं, समाज से आता है। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे पारंपरिक चुनावी पार्टी राजनीति से दूरी बनानी शुरू कर दी और 1954 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। यह आंदोलन जमीन के दान के जरिए जमीनहीन किसानों को भूमि देने का एक स्वैच्छिक अभियान था। जयप्रकाश जी लंबे समय तक जो है विनोबा भावे जी के साथ थे और विनोबा जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें जो है गरीब लोगों में जमीन वितरण का, भूदान का, और वो पूरे देश में एक प्रयास हुआ। तमाम उस समय जो है भूदान के कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन बाद में जयप्रकाश जी को महसूस हुआ कि जो भूदान का कार्यक्रम हम लोग पब्लिक को मोबिलाइज करके कर रहे हैं वो वास्तव में हो नहीं पा रहा है। तो कुल मिला जुलाकर जो भूदान का आंदोलन था, बाद में ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि जयप्रकाश जी उससे बहुत उत्साहित थे नहीं थे, उनको एक तरह से निराशा लगी थी, क्योंकि पब्लिक को स्वामित्व नहीं मिल रहा था। घोषणाएं तो हो रही थी कि इतना हमने जमीन भूदान, हम जमीन दे रहे हैं, लेकिन स्वामित्व लोगों को नहीं मिल पा रहा था। साल 1972 में चंबल घाटी के डकैतों का आतंक चरम पर था। गांव के गांव जल जाते थे, लोग भयभीत रहते थे। डकैतों के सरगना मोहर सिंह और मदरीबाई के गिरोह से पुलिस सालों से जूझ रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। लेकिन जेपी के आह्वान पर 14 अप्रैल 1972 को मध्य प्रदेश के भिंड में विशाल जनसभा के सामने मोहर सिंह और उसके साथियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। चंबल के डाकुओं के बारे में हम लोग तो उस समय छोटे थे, सुनते थे, अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि बड़े दुर्दांत डाकू जो थे उस इलाके में थे, और जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो कॉमन हिस्सा है, मिला जुला हिस्सा है, वो चंबल घाटी का हिस्सा था। और कई सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश की भी सरकारें, उत्तर प्रदेश की भी सरकारें बहुत प्रयास की, लेकिन अपराध नहीं कम होता था, उसका नियंत्रण नहीं हो पाता था। लेकिन जयप्रकाश जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि जो दुर्दांत डाकू थे, चाहे मोहर सिंह हो, चाहे और सारे डाकू हों, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने के लिए उनके नेतृत्व में उन्होंने निर्णय किया, और उनको विश्वास था कि अगर जयप्रकाश जी कोई वचन देंगे तो हम लोगों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करेगी और हम लोग अपने में सुधार करके समाज सेवा में लगेंगे। और यही हुआ। अपराधी जितने भी डाकू थे, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में वचन दिया, और उनका शेष जीवन काल जो है शांति में बीता, जेल के अंदर और जेल के बाहर भी आकर के वो उस वादे के हिसाब से समाज के निर्माण में, समाज की सेवा में लगाए। 1973 इस वर्ष जेपी के जीवन में गहरा अंधकार छा गया। उनकी पत्नी प्रभावती देवी, जो कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी, उनका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया और 15 अप्रैल 1973 को पटना में उनकी निधन हो गई। उनकी सामाजिक सक्रियता, महिला चरखा समिति जैसे कार्य, आश्रम जीवन और गांधीवादी सक्रियता सदा याद रखी जाती है। सन 1971 में रायबरेली से हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को हराया था। लेकिन चुनाव के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जैसे कि सरकारी अधिकारियों को चुनाव प्रचार में लगाना एवं अपने फायदे के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। 4 साल तक चली सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। साथ ही 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाया गया। उधर बिहार में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर चुके थे। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में छात्र संगठनों ने आवाज बुलंद की। इस आंदोलन यानी बिहार आंदोलन को एक दिशा देने वाला चाहिए था। छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को आंदोलन का नेतृत्व करने का निमंत्रण दिया। जेपी, जो कि पहले ही राजनीति से दूर होकर भूदान आंदोलन में व्यस्त थे, लेकिन छात्रों के आग्रह पर उन्होंने इस बिहार आंदोलन को नेतृत्व करने का जिम्मा लिया और उसके बाद बिहार आंदोलन जेपी आंदोलन के नाम से जाने जाना लगा। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ के सामने जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति यानी शिक्षा, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन, हर स्तर पर बदलाव। पूर्ण क्रांति के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले समाजवादी पार्टी, जिसमें जयप्रकाश जी भी थे, लोहिया जी भी थे, और लोहिया जी ने एक सप्त क्रांति की बात की थी। तो उसमें आज की स्थिति क्या है, जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता परिवर्तन, कैसे हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उससे अलग हट करके सत्ता परिवर्तन की बात, व्यवस्था परिवर्तन की बात, सामाजिक परिवर्तन की बात, हर प्रकार के परिवर्तन की बात, एक आमूलचूल परिवर्तन की बात संपूर्ण क्रांति में थी। जेपी आंदोलन ने देश के कई बड़े नेताओं को जन्म दिया, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रामविलास पासवान। ये सभी लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और यही वो दौर था जब जेपी नारायण और चंद्रशेखर का रिश्ता भी मजबूत हुआ। चंद्रशेखर, जो पहले ही कांग्रेस में इंदिरा गांधी की तानाशाही से असहमत थे, वो जेपी आंदोलन में जेपी के सबसे नजदीकी सहयोगियों में गिने जाने लगे और यहीं से जेपी और चंद्रशेखर का गहरा राजनीतिक जुड़ाव हुआ। कहा जाता है कि चंद्रशेखर जेपी के असली राजनीतिक शिष्य थे। हम लोग चंद्रशेखर जी के बहुत नज़दीक रहे बाद के दिनों में। चंद्रशेखर जी वास्तव में सोशलिस्ट विचार के थे और आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उससे प्रभावित थे। और जयप्रकाश जी के आंदोलन में या जयप्रकाश जी के साथ उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दी। जेल में जब जयप्रकाश जी गिरफ्तार हुए तो पहले व्यक्ति थे चंद्रशेखर जी, जबकि दिल्ली के कोतवाली में जहां जयप्रकाश जी को गिरफ्तार करके लाया गया, वो मिलने गए थे और उनके सामने 2 विकल्प था, या तो जयप्रकाश जी का समर्थन करें तो जेल जाएं, या नहीं, अगर उनका सहयोग करना छोड़ दें तो वो सत्ता में आवे, मंत्री बने। लेकिन जयप्रकाश जी को उन्होंने सहयोग करना या जयप्रकाश जी के साथ जेल जाना कबूल किया, लेकिन सत्ता में आना या मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। इधर जेपी आंदोलन का उभार और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, ये दोनों घटनाएं एक ही समय पर मिली। जेपी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वे मान चुकी थीं कि जेपी और विपक्ष मिलकर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं और इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना। 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मंजूरी से इंदिरा द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित करा दिया गया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ आवाजें उठी। उनमें सबसे बड़ी आवाज थी चंद्रशेखर सिंह की। चंद्रशेखर उस समय खुद कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ उन्होंने खुलकर विरोध दर्ज कराया। इसीलिए आपातकाल के शुरुआती दिनों में ही चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विपक्ष के सारे नेताओं के साथ जेपी नारायण को भी गिरफ्तार करके चंडीगढ़ जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के बाद जेल में जेपी की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण 12 नवंबर 1975 को
उन्हें रिहा कर मुंबई के जसलोक अस्पताल लाया गया। 21 महीने की इमरजेंसी के बाद जब विरोध हर ओर से बढ़ गया तो आखिरकार 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी जनता के बढ़ते आक्रोश को देख आपातकाल समाप्त करने की निर्णय ली और आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी। इमरजेंसी हटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया और उन्हें व्यक्तिगत दल और महत्वाकांक्षा छोड़कर देश को बचाने के लिए सबको एक झंडे तले आने की अपील किया और जेपी की यह अपील निर्णायक भी साबित हुई। कई पार्टियां जो कि सालों से अलग अलग चुनाव लड़ रही थीं, वो सारी पार्टियां एक होने के लिए तैयार हो गईं। 23 जनवरी 1977 को जेपी के अगुवाई में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी, मोरारजी देसाई की सीएसपी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लालकृष्ण आडवाणी की भारतीय जनसंघ पार्टी, समाजवादी दल के राजनारायण एवं जॉर्ज फर्नांडिस और स्वतंत्र समाजवादी चंद्रशेखर सिंह जैसे नेताओं और पार्टियों को एक साथ मिलाकर एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम जनता पार्टी था। जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलधर यानी हल और पहिया था। जेपी के करीबी और उनके सबसे प्रिय शिष्य चंद्रशेखर सिंह को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। मार्च 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ और जेपी ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया। हर सभा में उनका संदेश यही था कि यह चुनाव लोकतंत्र और तानाशाही के बीच है। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ, उसके बाद से 30 सालों तक लगातार चले कांग्रेस राज 22 मार्च 1977 को तब अंत हो गया जब जबरदस्त पराजय के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। नतीजे चौंकाने वाले थे। उत्तरी भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया और जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने और जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री बने। सत्ता बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो था जेपी नारायण का चरित्र। वे जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यह देखना है कि जनता की आवाज सबसे ऊपर रहे। सन 42 के आंदोलन में जो भी नेता थे या बाद के दिनों में, तो उनकी सोच जो है समाज सेवा थी, देश सेवा थी। वो पद के पीछे कभी नहीं दौड़े। तो हमको ऐसा लगता है कि जयप्रकाश जी भी उन्हीं महापुरुषों में थे जिनके लिए सत्ता कभी महत्वपूर्ण नहीं रही और वह सत्ता से अलग हट करके समाज सेवा को प्राथमिकता में, देश सेवा को प्राथमिकता में रखा। वो नेता जिसने सत्ता की कुर्सी ठुकराकर जनता की आवाज चुनी, वो शख्स जिसकी वजह से लालू, नीतीश, रामविलास जैसे नेता राजनीति में खड़े हुए, वो समाज सेवी जिसने इंदिरा गांधी की सबसे मजबूत सरकार तक को चुनौती दी और जिसने पूरे देश को संपूर्ण क्रांति का सपना दिखाया। वो 8 जनवरी 1979 को बिहार के पटना शहर में अपने संघर्षपूर्ण जीवन का आखिरी सांस लिया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। जनता के बीच, जनता के लिए जीने वाले इस शख्स की खबर फैलते ही पटना की सड़कों पर एक ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जेपी नारायण की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। शहर की गलियां, बाजार, चौक, हर जगह लोग रोते हुए और श्रद्धांजलि देते हुए दिखे। उनकी मृत्यु के बाद भारत ने एक युग का नायक खो दिया। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका सपना और उनका संघर्ष हमेशा हमारे साथ है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अमर हैं, प्रेरक हैं और हमेशा याद किए जाएंगे।